हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं, ढेर सारा स्वागत आप सभी का। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई आई नो कि एग्जाम है तो बच्चे लाइव कम जुड़ते हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। भाई सभी बच्चे जुड़ जाइए, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कि उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है लेक्चर नंबर 4 है हमारा चैप्टर। आज हम देखेंगे बहुत सारी मिक्स्ड चीजें। लास्ट क्लास में हमने जो चीजें की थी एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी चीजें कवर की थी। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या क्या कवर किया था। हमने कवर किया था फार्म मैनेजमेंट, फिर हमने कवर किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई का भी देखा था कि जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ जाते हैं ना। तो डिमांड एंड प्राइस भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? याद है ना, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न्स, वो भी हमने पढ़ा था। तो ये चीजें जो है हम कवर कर चुके हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केट्स। अच्छा, ये तो हम कल कर चुके हैं, आज हम जो है कुछ नई चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर फाइनेंस? तो एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब क्या है, देखो नाम में ही बता रहा है। एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है ये नाम में ही बता रहा है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग रीमा, आशीष। ओके, तो अगर हम बात करते हैं बेटा एग्रीकल्चर फाइनेंस की, एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसे। फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसे। तो जब हम एग्रीकल्चर में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जोड़ लेते हैं, कैसे कि हम फाइनेंसेस कहाँ से ले रहे हैं, किन किन बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, कौन कौन से बैंक सरकार ने यहाँ पे एग्रीकल्चर या फार्मर एग्रीकल्चर के लिए फिर फार्मर्स की हेल्प के लिए बनाए हैं, है ना। किस तरीके से क्रेडिट दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट रिस्क लिए जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है। देखो अगर आप किसान हैं और आपने कोई खेती करनी है तो भाई आप बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सीड्स ले रहे हैं, आप फर्टिलाइजर ले रहे हैं, आप ट्रैक्टर्स जो है वो किराए पे ला रहे हैं। इन सब में आप क्या कर रहे हैं? आपका लग रहा है पैसा, आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है ये वो ब्रांच होती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान देती है। जो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? आपके फार्म को, आपकी ज़मीन को जिसमें आप खेती करने जा रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। अंडरस्टूड? बड़ी लेमन भाषा में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, बड़ी लेमन भाषा में जो है मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। समझ में आया? समझ में आया व्हाट इज एग्रीकल्चर फाइनेंस? चलो तो वही चीज यहीं पे लिखी होगी। एग्रीकल्चर फाइनेंस वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से डील करती है, किस तरीके से हम चीज़ों को लेते हैं और हमारे फार्मिंग में मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट भाई कैसे जो है यहाँ पे क्रेडिट दिया जा रहा है, सेविंग बचत कैसे की जा रही है, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, रिस्क कौन कौन उठाएगा, इंश्योरेंस किस तरीके से दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ये एग्रीकल्चर फाइनेंस में हम डील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट के टाइप्स क्या क्या है, किस किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स के यहाँ क्रेडिट दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे। कुछ मिलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 महीने के लिए, 1 साल 3 महीने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसके लिए दिया जाता है? बीजों के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। जैसे क्रॉप लोन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां हैं, इनको क्रॉप लोन्स मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे समय के आधार पर। कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कि हम जो है अच्छा यहाँ पे अगर 15 से ऊपर है ना, अगर 15 मंथ से अबव है तो वो हो जाएगा अपना लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। और फिर आपको पता ही है कि यहाँ पे 2 तरीके हैं जहां से हम क्रेडिट उठाते हैं।
क्रेडिट जो है यानी कि पैसा, जो पैसा लेना है उसके लिए अपने पास क्या है, दो सोर्सेज है। एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो एक होते हैं लाला जी, एक होते हैं लाला जी, है ना। ये लाला जी कौन होते हैं? ये होते हैं गांव के बड़े बड़े लाला जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और जब ये पैसा देते हैं तो ये जो है क्या करते हैं, उधारी देते हैं तो उस पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, मतलब कि डेट, डेट का मतलब होता है उधार, और ये उधार बड़ा ही गंदा उधार होता है। क्यों? क्योंकि फिर लाला जी इतना इंटरेस्ट रेट लगाते हैं कि उधारी चुकाते चुकाते पुश्ते निकल जाती हैं। ठीक है। दूसरा होता है हमारा बैंक। बैंक, बैंक में जैसे कि बैंक में आ जाएगा अपना नाबार्ड, आपको नाबार्ड एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो पता ही होगा, है ना। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये तो बनाए ही स्पेसिफिकली यहाँ पे हमारे रूरल एरियाज के लिए। गांव कहाँ होते हैं? रूरल एरियाज में होते हैं ना। तो यहाँ पे एक तो पैसा देते हैं लाला जी और दूसरा देता है बैंक। ठीक है। जो लाला जी पैसा देता है उससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर लाला जी ने पैसा दिया तो फिर मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अब बच्चे भी उधारी नहीं चुका पाएंगे इतना ज्यादा। मतलब कि अगर किसी को लाला जी ने दिए 10,000 रुपए, अरे 50,000 रुपए लेके भी काम नहीं बनेगा। यहाँ पे 50,000 रुपए वापस ले लेंगे तब भी बोलेंगे उधार तुमने नहीं दिया। बैंकों में यहाँ पे नाबार्ड और आरआरबी जैसे बैंक, ये बैंक ही स्पेसिफिकली मदद के लिए बने, ये बैंक ही स्पेसिफिकली मदद के लिए बने। अच्छा, अब आप लोगों से एक बात पूछती हूँ। आप सोचते होंगे कि मैम जब बैंक है तो लोग लाला जी के पास जा क्यों रहे हैं? ये लाला जी आज की डेट में भी बैठते हैं, ये मत सोचना कि आज की डेट में नहीं बैठ रहे। जब बैंक है तो लाला जी क्यों बैठ रहे हैं? लाला जी के पास कौन जा रहा है? भाई आज भी हमारे किसान ऐसे हैं जो बैंकों में जाना पसंद नहीं करते। उनको लगता है अरे वहां पे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, अरे वहां जाके पता नहीं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेजेंगे, है ना। तो आसान क्या लगता है, मोहल्ले में लाला जी रह रहे हैं कि हमको ना 10,000 रुपए की जरूरत है, उसी समय तुरंत निकाल के वो दे देंगे। तो फिर किसान जो है इस चक्कर में, फर्स्ट लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है कि ये बैंक मेरी ही मदद के लिए बने हैं। दूसरा, यहाँ पे जो बैंकों के चक्कर ना काटने पड़े कि भैया पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट मांग ले, इलिटरेसी है ना, इलिटरेसी है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको लगता है पता नहीं बैंक जो है वो हमसे क्या ही रखवा लेगा, तो बेटर है कि यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही लोन या फाइनेंस करवा लिया जाए। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हो गए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये बहुत बेहतरीन काम करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कि अमूल, एग्जाम्पल अमूल। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलती है फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास जो है छोटे छोटे लैंड्स है, 10 लोगों के पास छोटे छोटे लैंड्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलती है कि काम करो ना, तुम छोटे छोटे लेवल पे फार्मिंग करो, तुमको क्या फायदा मिलेगा? एक काम करते हैं, सब मिलके एक कोऑपरेटिव सहकारी समिति बना लेते हैं। ये काम क्या करेगी? अब ये एक यूनिट के तौर पे काम करेगी, अब ये एक यूनिट के तौर पे काम करेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो है एक व्यक्ति 2 किलो टमाटर उगाता था छोटे से फार्म में, 2 किलो टमाटर खुद ही खाएगा ना, कहाँ बेचेगा? लेकिन वैसे ही 2-2 किलो वाले जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएं, है ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मिल जाएं, तो वो क्या करेंगे, एक समय बाद जो है इन्हीं टमाटर की खेती को 100 किलो 200 किलो में वो बदल देंगे, क्योंकि हर किसी ने अब अपना लैंड जो है वो यहाँ पे दे आर पूलिंग देयर रिसोर्सेज टुगेदर, और फिर एक साथ खेती कर रहे हैं। अब ये इसको खा भी सकते हैं और बाहर जाके बेच भी सकते हैं। ठीक है। कमर्शियल बैंक में कौन कौन आ जाएगा? अपना रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी यहाँ पे फार्मर्स की मदद करते हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो हो गया, पीएम किसान। ये किस लिए है कि आपको अगर ट्रैक्टर्स लेने हैं, आपको कुछ रिसोर्सेज लेने हैं, आपको पैसे चाहिए, आपको सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करनी है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो इस तरीके से किसान स्कीम भी यहाँ पे, ये सारी स्कीम्स भी हैं। अच्छा, अब क्रॉप हो गई। आपको पता होगा कि क्रॉप का इंश्योरेंस भी फिर करवाया जाता है। भाई अगर कल को जैसे अभी पंजाब में हालत हुई कि क्रॉप फेलियर हो जाए तो क्रॉप इंश्योरेंस भी करवाया जाता, जिसका क्या नाम है आपको तो पता ही होगा, लिखो कमेंट बॉक्स में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड और गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान,
याद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पता है ना? थोड़ा सा प्रीमियम किसान को देना है और बाकी का सारा गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। समझ आ गया फाइनेंस कैसे काम करता है हमारे? आज भी ये आज का सिनेरियो बता रही हूँ, आज का, ऐसा नहीं है कि ये आज से 10 साल पहले की बात हो रही है, ये बेटा आज की बात हो रही है। आज भी हमारे गांव में ऐसा होता है। बंधुआ मजदूर कैसे बनते हैं? अरे तुम्हारे पापा ने हमसे लोन लिया था और फिर बच्चे को बंधुआ मजदूर बना लिया। ठीक है, इसी से जुड़ी एक टर्म याद रखना, फार्म बजटिंग। ये आई थिंक कल हमने की थी ना, कल हमने की थी शायद फार्म बजटिंग। अगर नहीं की थी तो दोबारा कर लेते हैं। फार्म बजटिंग का मतलब होता है, अब जहां पे एक किसान जो है वो पूरा हिसाब किताब लगा रहा है, एक किसान जो है वो पूरा हिसाब किताब लगा रहा है। क्या कि भैया मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास इन लिमिटेड रिसोर्सेज को मुझे यूटिलाइज करना है, मुझे यूटिलाइज करना है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास है क्या, मेरे पास 10,000 रुपये, मुझे इससे सीड्स भी लेने हैं, मुझे इससे फर्टिलाइजर्स भी लेने हैं, मुझे इससे ट्रैक्टर्स भी रेंट पे लेना है, प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मुझे इरिगेशन फैसिलिटी करनी है ना? तो उसी के साथ साथ जी मैं कौन सी क्रॉप उगाऊं जिसके कारण मुझे थोड़ा सा फायदा हो, जिसके इनपुट्स थोड़े से सस्ते हों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फार्म बजटिंग का मतलब सीधी सी बात है, घर वालों ने तुमको 1,000 रुपये पॉकेट मनी दी, तुमने बजट बना लिया 200 रुपये में मूवी देखनी है, 300 रुपये की किताब आएगी और बच गए 500 रुपये। 500 रुपये में से 200 रुपये रखने हैं, कभी इमरजेंसी में काम आएंगे, और 250 रुपये का रिचार्ज करवाना है, 200-300 रुपये का। तुमने एकदम से सब देख लिया, मेरे पास 1,000 रुपये आए थे, पापा ने 1,000 रुपये भेजे थे, मैंने क्या क्या करना है। दैट इज योर बजटिंग, पॉकेट मनी बजटिंग। वैसे ही फार्म बजटिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से यूज करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है। दिस मच इज क्लियर बेटा? से अरे कुछ हाँ ना लिखो, ऐसे कभी कभी लगता है दीवारों से बात हो रही है। समटाइम्स आई फील कि दीवार से तो बात नहीं हो रही है, कुछ हाँ ना आता ही नहीं है इस क्लास में। हाँ अब आया ना, ओके, यस मैम। चलो, नॉन इंस्टीट्यूशन में लालाजी, मनी लेंडर्स, ट्रेडर और कमीशन एजेंट्स या फिर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, उनसे जो है पैसा लिया जाता है, उनसे जो है वो पैसा लिया जाता है। नाबार्ड का क्या रोल है यहाँ पे? जो हमारा नाबार्ड है, नाबार्ड की भूमिका क्या है? नाबार्ड का सबसे पहले ईयर पूछ सकता है। ईयर एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में, ईयर एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में। ठीक है, नाबार्ड। भाई नाबार्ड की फुल फॉर्म पता है किसी को? लिख दो, अगर एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, लिखो जरा नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। सुना भी है या नहीं सुना है? नहीं सुना है कोई बात नहीं, मैं जज नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन बता दोगे तो बढ़िया है। नाबार्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आंसर्स नहीं आ रहे? ऑल राइट, तो आंसर्स या तो डिलेड है या नहीं आ रहे हैं, या तो डिलेड है या नहीं आ रहे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल, अब आंसर आया। ओके, तो डिलेड होंगे, इसका मतलब है बच्चे इंटेलिजेंट है, बच्चों ने ऐसे दिल पे बात ले ली। मैम ऐसे कैसे नहीं आते?
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाबार्ड एक्ट आया था बेटा 1981 में। जज्बाती तो नहीं हो गए तुम, ऐसे कैसे मैम हमको नहीं आता है। तो नाबार्ड एक्ट आया था 1981 में, इसको एस्टैब्लिश जो है वो करवा दिया गया था 1982 में। क्या है ये रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। इसका क्या मतलब होता है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट का मतलब है ये बाकियों को, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है, आरआरबीज एंड अदर बैंक्स, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उनको ये रीफाइनेंस करता है। उनको क्या करता है, रीफाइनेंस करता है। क्लियर है एवरीवन। तो इट इज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। हेडक्वार्टर आपको नाबार्ड का कहाँ देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा अपना मुंबई में। हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलेगा अपने मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, तो खुद कहाँ से पैसा लेगा, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या आरबीआई से, या बॉन्ड से, या फिर जो है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से फंड, ग्रांट्स, ये सारी इसको मिलती है, और फिर आगे चल के ये ट्रांसफर करवाता है, ट्रांसफर करवाता है हमारी बाकी बैंकों में। ठीक है, अभी रिसेंट गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स आए हैं, अभी रिसेंट गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स आए हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड फाइनेंसिंग के लिए आया है। किसान क्रेडिट कार्ड काम क्या है, शॉर्ट टर्म लोन देता है ये फार्मर्स को। किसान क्रेडिट कार्ड काम क्या है, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है फार्मर्स को। फिर हमारे पास आता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है, ये 2% सब्सिडी प्लस 3% एडिशनल रिबेट देगा ऑन टाइमली रीपेमेंट। मतलब कि मैंने लोन लिया 100 रुपए का, मुझे बोला गया कि मुझे रिटर्न करने हैं 150 रुपए, ठीक है, लेकिन अगर मैंने टाइमली रीपेमेंट कर ली, मतलब कि मुझे ये 150 रुपए देने के लिए समय दिया गया था 6 मंथ का, मैंने बराबर से ईएमआई पे करते करते 6 महीने में प्रॉपर तरीके से काम कर दिया, तो मेरा 2% मुझे सब्सिडी भी मिलेगी, और यहाँ पे रिबेटमेंट भी, यानी कि समय पर जो अगर मैंने चुकता कर दिया तो 3% अतिरिक्त तो एक्स्ट्रा छूट भी मुझे मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता है 6,000 रुपए पर ईयर फार्मर्स को, ताकि ये अपने इनपुट्स खरीद सके। पीएम किसान सम्मान निधि। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मतलब कि यहाँ पे कृषि करने के रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना बेटा शॉर्ट टर्म लोन से काम नहीं चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने को चाहिए लॉन्ग टर्म लोन। तो जब लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जाती है। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जो है यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाती है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाती है। देन कम्स दी रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स एम क्या है आरआरबी का, ये आरआरबी एक्ट 1976 के अंतर्गत बनाए गए थे। दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट। काम क्या है इनका बच्चे, इनका काम है बैंकिंग सर्विसेज देना रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज देना। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, मतलब कि जो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको टाइमली यहाँ पे पैसा पहुँचाना, फाइनेंशियली उनको इंक्लूड करना, बिजनेसेस को, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अच्छा, रीजनल रूरल बैंक के ओनरशिप के बारे में पूछ सकता है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि किसका कितना स्टेक है इस बैंक में। रीजनल रूरल बैंक में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवा रही है 50% शेयर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्पॉन्सर बैंक का मतलब है एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक का फॉर एग्जांपल आपने गोवा जाना है, ठीक है, अब आपके पास फाइनेंस तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर मेरा कोई बच्चा फेवरेट है तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम गोवा चले जाओ, ऐसे सच में मत चले जाना, तुम गोवा चले जाओ तो मैं तुम्हारी ट्रिप फाइनेंस कर देती हूँ, स्पॉन्सर कर देती हूँ, है ना। तो तुमने फटाफट बैग्स अपने पैक किए और तुम चले गए गोवा। स्पॉन्सर बैंकिंग समवन हु इज प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस
ठीक है। तो स्पॉन्सर बैंक जो है इसके 35% शेयर रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य, जिस राज्य में जो है आरआरबी है वो देंगी अपना 15%। ये रहता है शेयरिंग किसका, आरआरबी का, 1976 के एक्ट के अंतर्गत बने। एरिया अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ ये काम करेगा हमारा आरआरबी, भाई नाम ही बता रहा है, रीजनल, रीजनल मतलब एक सीमित क्षेत्र में, रीजनल रूरल बैंक एक सीमित क्षेत्र में ये काम करेगा। क्लियर है सभी को? बैग तो नहीं पैक्स कर लोगे गोवा जाने के लिए? अभी मत करना, एग्जाम के बाद है ना, सिलेक्शन ले लो, फिर तो तुमको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर ही देगा, अभी पहले सिलेक्शन ले लो। क्लियर है? दिस मच इज क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा ना मुझे लगता है, वैसे यूजुअली भी जब भी ऑनलाइन क्लास लो ना तो 30-40 सेकंड्स का लैग रहता है, तो फिर 40 सेकंड के बाद मुझे इंतजार करना पड़ता है, 40 सेकंड बाद तुम आंसर करोगे। चलो आशीष, रीमा, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है, क्लियर है। गुड गुड गुड। एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड है, ये बता दिया मैंने, एक सीमित क्षेत्र तक ही आपको इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन देखने को मिले। कस्टमर्स कौन होंगे? क्या ये बड़े बड़े जमींदार को लोन देंगे, या फिर छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे स्तर पर गांव में छोटी सी दुकान खोल के बिजनेस करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, है ना, तो उनको जो है ये यहाँ पे टारगेट हमारा कस्टमर वो रहता है। एक होमवर्क लिखो, लास्ट क्लास आपकी मंडे को एक लास्ट क्लास है हमारी, एक होमवर्क लिखो। द होमवर्क सेज स्मॉल फार्मर्स, वैसे तुमको पता ही होगा है ना, इतना भी मैं तुमको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर जो है वो कौन होते हैं, उनके पास कितने हेक्टेयर से कम लैंड होता है, जिनको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे तुम मंडे को आंसर करोगे, मंडे को वी विल बी हैविंग आवर लास्ट क्लास। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं आरआरबी। आरआरबी जो है वो सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं लोन, यानी कि एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, डिपॉजिट्स, सेव करवा सकते हो वहां पैसा, करंट अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में। ठीक है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिक्स्ड में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे क्रॉप का, गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे स्तर पर जाके भी पैसा ये देंगे। अल्टीमेटली क्या करवा रहे हैं, अल्टीमेटली फार्मर्स की हेल्प हो रही है, एंड द सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हो रहा है। अभी नहीं आंसर करना है, ठीक है, तो कल मंडे को मुझे आंसर करोगे। अच्छा एक ही बच्चे को आता था क्या, बाकी बच्चों ने आंसर किया भी नहीं? एक ही बच्चे को आता था क्या? एक बात मुझे बताओ, आई थिंक बाकी कोई क्लासेस तो तुम्हारी हो नहीं रही है ना, यही क्लासेस हो रही हैं। तो यहाँ पे एग्जाम से पहले एटलीस्ट बेटा एक बात समझना, इस बात को, ये तो छोटी छोटी ये टॉपिक्स क्या हैं, बहुत छोटे छोटे एग्रीकल्चर फाइनेंस के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन एग्जाम से पहले एक चीज करके जाना, कम से कम आपकी बेटा 2 से 3 रिविजन्स होनी चाहिए। आई डोंट नो कि अभी आपकी कितनी रिविजन्स हुई है ना, क्योंकि मेरे आपके बैच में जो है वो लगातार क्लासेस कभी नहीं रही है ना, जिन बैचेस में रहती है मैं वहाँ बच्चों के रिविजन पे भी पूरा ध्यान दे देती हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम से पहले जो है 2 से 3 रिविजन करके जाना। अगर बेटा अभी तक आपने रिविजन स्टार्ट भी नहीं किया है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में आ जाओगे।
तो अगर अभी रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है, रिवीजन को स्टार्ट कर दो, और एग्जाम से पहले कम से कम आपकी 2 से 3 रिवीजन हो जानी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से डेविएट करके इसलिए पढ़ा रही हूँ, मंडे को हमारे पास टाइम नहीं होगा, मंडे को अपने को हमारी लास्ट क्लास है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज सैटरडे है, क्योंकि सैटरडे है, मैं सैटरडे जो अगर मैं बाकी बैचेस में पढ़ाती हूँ जहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने क्लासेस जा रही हैं, तो वहाँ पे मैं हमेशा हर सैटरडे उनको बोलती हूँ कि रिवीजन करना। तो आज सैटरडे था, तो मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा तुमको इस बारे में बता दूंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है मेरा सिर्फ यही पोर्शन है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी, तो इसलिए जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करवा पाऊँ, उतनी कोशिश करूंगी, क्योंकि बेटा एग्जामिनर उसको नहीं फर्क पड़ता है आपने सेल्फ स्टडी करी है, आपने पीडब्ल्यू से पढ़ा है, आपने किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, या आपने यूट्यूब से पढ़ा है। एग्जामिनर आपको जज करेगा उस आधार पे आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। ठीक है, तो वो जज करेगा आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, और नॉलेज बच्चे हमेशा इससे बढ़ती है, क्लासेस से नॉलेज हो बढ़ जाएगी, सेल्फ स्टडी से नॉलेज बढ़ जाएगी, बट हमेशा याद रखना प्रॉपर गाइडेंस अलॉन्ग विद दैट, प्रॉपर गाइडेंस एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास प्रॉपर जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यही क्वालिफाई करवाती है एग्जाम, प्रॉपर गाइडेंस अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वाला जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, अगर आप जेन्युइनली इसको यहाँ पे 100% यू वांट टू क्रैक दिस अपॉर्चुनिटी, फॉलो दिस, है ना। गाइडेंस के लिए तो आई एम ऑलवेज बी देयर, चाहे हमारी क्लासेस कम भी क्यों ना हुई हो। आप मुमताज मैम पीडब्ल्यू में जुड़ जाना, है ना, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में शर्म आ रही है तो ऐसे मैसेज करके बता देना कि मैम ये दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, है ना, मेरे सामने यू कैन बी फ्री। कभी मत सोचना कि मैं आपको किसी भी बेसिस पे जो है वो जज करूंगी कि बच्चे से रिविजन नहीं हो रहा है, कमाल की बात है। अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो है आपके जैसा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी पे क्या आप अभी प्रेजेंटली किस पे फोकस करोगे, क्योंकि आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, तो यहाँ पे आप रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है, रिवीजन पे फोकस करोगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट। बेटा टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करो टेस्ट को। और एक लास्ट चीज है ना, ज्यादा नहीं समझाऊंगी, जितना आपके लिए अभी जरूरी है उतना ही समझा रही हूँ। लास्ट चीज ये मैं यहाँ पे एंड में लिख के जाऊंगी, कौन कौन सा स्टेप करना है। 2 से 3 रिवीजन, स्टेप नंबर 2 प्रैक्टिस टेस्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज आपके खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। शॉर्ट नोट्स जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, आपने खुद छोटे छोटे शब्द उसमें लिखे हैं, आपने पूरे सब्जेक्ट को, जिस पे पूरी बुकलेट आपने भर दी, आपने उसको जो है 10-12 पन्नों में सीमित कर दिया। हर इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखी, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें करना, रिवीजन करो, टेस्ट को प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स जो है वो लगाओ। और एक फाइनल टिप जो इन सबसे ऊपर है बेटा, कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस चीज का, कि आप कर लेंगे, तैयारी शुरू की है तो आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस रखो, डेफिनेटली जो है चीजें आपके लिए सही हो जाएंगी। क्लियर है? जितना समझाया इतना क्लियर है? जितना समझाया इतना क्लियर है? ये आज इसलिए समझा रही हूँ, ये मंडे को लास्ट क्लास थी तब भी समझा सकती थी। रीजन बीइंग टुडे इज सैटरडे। ठीक है, कल कहीं भी आप लोग 1-2 घंटे के लिए चले जाइए, अगर आपको माइंड फ्रेश करना है आप जाके घूम के आइए, आपको किसी दोस्त से बात करनी है आप जाके दोस्त से बात करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बच्चे कल और आज की शाम, मैं सिर्फ शाम मांग रही हूँ आपसे, आज की शाम और कल की शाम रिवाइज कर लेना जितना पढ़ा है। और यहाँ पे याद रखना, एक किताब मैं पढ़ रही थी, ठीक है, एक किताब पढ़ रही थी जिसमें है 80-20 रूल। 80-20 रूल 80-20 रूल क्या कह रहा है कि हमारे किसी भी चाहे एग्जाम हो या लाइफ में हो,
आपको 80% रिजल्ट ना 20% एफर्ट करके मिल जाएंगे। रीजन बीइंग ये 20% एफर्ट बेटा स्मार्ट एफर्ट्स होने चाहिए, स्मार्ट एफर्ट्स होने चाहिए। स्मार्ट एफर्ट्स का मतलब कि यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख के जा रही हूं, आइडेंटिफाई द कोर। ये क्या है? आइडेंटिफाई द कोर। ये क्या है? आइडेंटिफाई द कोर। बैठो आज इस क्लास के बाद, ठीक है, इस क्लास के बाद बैठना, बैठ के एक A4 पेपर ले लो, A4 शीट ले लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लो, चाहे यूट्यूब से निकालने हैं यूट्यूब से निकाल लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो लास्ट ईयर इसका पेपर आया होगा या उससे लास्ट ईयर आया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बच्चे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप AI का भी यूज कर सकते हो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो अपनी तैयारी में, AI का यूज करो, यूट्यूब का यूज करो। और उसी के साथ साथ आइडेंटिफाई द कोर का मतलब है कि यहाँ पे इस एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नाम लिखना। जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, और हर सब्जेक्ट का एक कोर होता है जहां से बार बार सवाल आते हैं। ये ही 80-20 रूल आपका क्लियर कर देगा। मतलब कि आपने एग्जामिनर की नस ही पकड़ ली कि वो कहाँ से सवाल पूछ रहा है, आपको पेपर में जाने से पहले ही पता है। आपने एग्जामिनर की नस ही पकड़ ली कि अब क्या करेगा, ठीक है। तो हमेशा कोर को आइडेंटिफाई करो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, गधा मजदूरी से रिजल्ट नहीं आएगा। गधा मजदूरी करते रहने वाले बच्चे गधा मजदूरी करते रहेंगे, फिर रिजल्ट नहीं आता है, फिर हम बोलते हैं अरे रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? स्ट्रेटजी मिसिंग है, स्ट्रेटजी मिसिंग है, और ये मिसिंग है। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही नहीं, कोर कभी देखा ही नहीं कि भाई कोर क्या था। उस चीज पे एफर्ट लगाई जा रहे हैं जिससे हार्डली एक सवाल आएगा, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। ये आज बैठ के आप एक्टिविटी करोगे, प्रॉमिस मी यू विल डू दिस टुडे। इसी क्लास के बाद चाय वाय पी लेना, ठीक है। आई विल नेवर बी हार्श ऑन माई स्टूडेंट्स। चाय वाय पी लेना, उसके बाद बच्चे बैठ के 2 घंटे, चाहे आपको चैट जीपीटी का यूज करना पड़े, चाहे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना पड़े, जेमिनाई का यूज करना पड़े, यूट्यूब का यूज करना पड़े, डू एवरीथिंग, जस्ट डू दिस। मैं मंडे को पूछूंगी कि हैव यू आइडेंटिफाइड द कोर ऑफ योर नेक्स्ट एग्जाम। मंडे को आई विल आस्क दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट की। क्रेडिट तो चल रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, है ना। प्रॉब्लम्स क्या है? अब आपका हमारा बेटा सफर बड़ा कम मिला हमें समय, है ना, कम मिला, वरना आपको कुछ ना कुछ नया नया रोज सिखाई देती। प्रॉब्लम्स ऑफ क्रेडिट, हमारे क्रेडिट में बच्चे प्रॉब्लम क्या है, हमारे क्रेडिट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम्स में बेटा यहाँ पे देखना, खुद बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थिंक करो, ठीक है। तुम लोग बोलो, मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी क्या प्रॉब्लम होगी। सोचने वाली बात है भाई, मनी लेंडर्स पे ओवर डिपेंडेंस है ना, लाला जी पे ओवर डिपेंडेंस है, मनी लेंडर्स पे क्या है, हम ओवरली डिपेंडेंट हैं। कहीं कहीं पे जब किसान बेचारा बहुत मेहनत के बाद जाता है कहीं बैंक में, तो वहां पे उसको डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में फंस जाता है। कौन सी जमीन है, कितनी जमीन है, जमीन के कागजात लाइए। किसान डर जाता है, भैया कागजात तो नहीं रख लेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे और क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं। बच्चे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि आज भी हमारे किसान के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वही कम है, उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वही बहुत ज्यादा नहीं है, पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ। एक बच्चे ने एक भी पॉइंट नहीं लिखा, तब से क्या हो गया है? अभी बताया था ना, कॉन्फिडेंस। गलत बता दोगे क्या हो जाएगा, सामने तो बैठे नहीं होगे, क्लास से निकाल दूंगी, बैठे भी होते तब भी नहीं निकालती। तो गलत भी बता दोगे तो क्या जा रहा है, बताने में क्या जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट रीजनल इम्बैलेंस। भाई कहीं कहीं पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कमाल ही हो गया।
कहीं कहीं पे तो बड़े फ्लरिश्ड जो है हमें देखने को मिला, एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश्ड होके निकला। कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर फ्लरिश ही नहीं हुआ। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन के वहाँ पे जो है बेटर तरीके से वहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इसी कारण अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ के किसान बहुत अच्छा कमा रहे हैं और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ के किसान बहुत अच्छा नहीं कमा रहे हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स, यस हाई इंटरेस्ट रेट्स बेटा आलोक, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पे क्रेडिट लेते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा यहाँ पे एक इनिशिएटिव था, स्टार्टिंग में भी गवर्नमेंट ने भी बोला था यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या है, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे अगर ऐसा कहा गया कि बैंक में अगर एक बिजनेसमैन जा रहा है, एक एग्रीकल्चर फार्मर जा रहा है, तो भैया पहले फार्मर को लोन दो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है यूजुअली नहीं लगाया जाता है, बट हाँ जितना लगाया जाता है किसान बेचारे के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई ही होता है। किसान के लिए तो बेचारे के लिए ज़्यादा ही है। और कोई पॉइंट लिखो। एनी अदर पॉइंट हाई इंटरेस्ट रेट के अलावा? हाई इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और पॉइंट किसी को पता है? चलिए, तो यहाँ पे अपने को क्या समझ आया कि प्रॉब्लम क्या है क्रेडिट की, भैया मनी लेंडर्स जो है ओवरली डिपेंडेंट है इन पे, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़्यादा है। एग्जैक्टली आलोक, कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग प्रोसीजर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, वेरी गुड, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है ना। कभी गए हो बैंक गए हो कभी? कभी भी सच सच बताना, एक काउंटर में जाके सीधा सीधा काम हुआ है? जितनी बार भी बैंक गए हो, एक काउंटर में जाके सीधा सीधा काम हुआ? अभी तुम पढ़े लिखे हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, है ना। लेकिन वैसे ही सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स पढ़े लिखे ही नहीं है, इनकी क्या हालत होती होगी जब ये बैंक जाते होंगे। पढ़े लिखे ही नहीं है ना, तो दिक्कत आती है। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, आज हमने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में बेटा अभी बिना स्लाइड्स देखे पढ़ना, ठीक है, स्लाइड्स की तरफ ध्यान मत देना, बस अपनी एक्टिव रिकॉलिंग करो। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग कि फार्मर के पास जो रिसोर्सेज है उसको कैसे वो मैनेज कर रहा है ना, चाहे सीड्स लगा रहा है या बाकी चीज़ें जो है वो कर रहा है, लेकिन मैनेज जो है वो कर कैसे रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, उसमें ही हमने फिर आगे पढ़ा था कि यहाँ पे क्रेडिट शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म हो गया 15 महीने तक या उससे कम, लॉन्ग टर्म हो गया कि उससे ज़्यादा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट उसको किस लिए चाहिए फार्मर को, भाई सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन चीज़ के लिए। लॉन्ग टर्म किसके लिए चाहिए, कल को उसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ना, उसको कोई वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए होती है। यहाँ पे फिर हमने देखा था कि कैसे कैसे उसको फाइनेंसिंग मिलती है, एक मिलती है इंस्टीट्यूशनल, एक होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल वाली तो बड़ी सॉर्टेड थी, है ना। इंस्टीट्यूशन में क्या जा रहा है, जो बेचारा है वो है किसान, वो बैंक में जा रहा है, बैंक में जाके जो है वहाँ से क्रेडिट लेता है और बैंक में जाके वो काम कर रहा है। लेकिन वहीं पे नॉन इंस्टीट्यूशनल की अगर हम बात करें बच्चे, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या हो रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले में वो जाता है लाला जी के पास और लाला जी उसको खूब एक्सप्लॉइट करता है। सो दिस इज नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल में भी बच्चे हमने दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी, नबार्ड और आरआरबी। अब इनमें अंतर क्या है, आरआरबी जो है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और ऐड कर लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कि पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पैक्स। काम क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, भाई पहले इंडिविजुअल काम कर रहे थे, मजा नहीं आ रहा था, फायदा ही नहीं मिल रहा है, और उसके बाद क्या हुआ, सब लोग एक साथ जुड़ गए। जब सब लोग एक साथ जुड़ गए तो फिर मजा आने लगा।
क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग हो रही है, तो अब जाके वो कैसे मिल रही है एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग? बेसिकली अब क्रेडिट इजीली अवेलेबल है। रीजन बीइंग, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, छोटे लैंड होल्डिंग्स पे काम कर रहे थे, फायदा ही नहीं मिल रहा था, घर का नहीं राशन पूरा हो रहा है। अब हमने क्या किया, सब फार्मर्स ने उस एरिया के मिल के एक सोसाइटी बना ली, सहकारी समिति बना ली। अब जो है वो यहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव में एक फायदा होता है, एवरीबडी इज ओनर। कोऑपरेटिव में कोई एक लीडर थोड़ी है, एवरीबडी इज ओनर। क्यों? क्योंकि भाई मेरा भी तो शेयर है, मैंने भी तो यहाँ पे जमीन दी है, मेरा भी तो शेयर है, मैं भी ओनर हूँ। बगल वाला बोलेगा मैं भी ओनर हूँ, मैंने भी जमीन दी है। यानी कि एक बड़ा ही वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, बड़ा ही इंक्लूसिव होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक फीचर है कि इट इज वेरी 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 इंक्लूसिव। नोबडी इज ओनर, सब मिलके चला रहे हैं, कोई भी ओनर नहीं, सब जो है वो यहाँ पे मिलके जो है वो चला रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, नबार्ड का हमने पढ़ा था, नबार्ड के बारे में हमने पढ़ा, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड एक्ट आया था 1981 से, और उसी से नबार्ड जो है वो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। नबार्ड का काम क्या है? इट इज़ अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। क्या कर रहा है ये? बाकियों को पैसा दे रहा है कि भैया कैसे हम फार्मर तक पैसा जो है वो पहुंचा सकते हैं। खुद कहाँ से ले रहा है? या तो गवर्नमेंट से ले रहा है, या तो RBI से ले रहा है, या तो बॉन्ड से ले रहा है, या फिर मार्केट से ले रहा है, या फिर कोई ग्रांट इन एड है या फॉरेन फंड है, वहां से जो है ये ले रहा है। देन हमने पढ़ा था फार्म बजटिंग। फार्म बजटिंग का मतलब होता है कि अगेन जैसे फाइनेंसिंग में किसान रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, लेकिन यही बात है बजट की भी, कि भाई जेब में 1000 रुपए है, उससे मुझे क्या क्या करना है, वो हमें फार्म बजटिंग जो है वो करवाता है। ठीक है, कि उससे हमें क्या क्या करना है, दैट इज डन बाय द फार्म बजटिंग। ठीक है, देन उसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लालाजी वाला जो है ये हम कर चुके हैं। नबार्ड भी हमने कर लिया, इट इज़ द एपेक्स बॉडी। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है। इसी के साथ साथ हमने इंश्योरेंस के लिए पढ़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एंड देन किसान सम्मान निधि, ये तो काफ़ी पुरानी है, 6000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं। और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका काम है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का काम क्या है? यहाँ पे लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग करना, दैट इज डन बाय द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। RRB जो है, RRB के बारे में हमने क्या पढ़ा? RRB का एक्ट मत भूलना बेटा। RRB जो है ये हमने 1976 में पढ़ा था। क्रेडिट और बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ये याद रखना। यहाँ पे CSS याद रखना है आपने। CSS क्या है? सेंटर, स्पॉन्सर और स्टेट। सेंटर में आपने लिख दिया 50, स्पॉन्सर में लिख दिया 35 और स्टेट में लिख दिया 15। ये CSS याद कर लेना अपने RRB के लिए। ठीक है बेटा, RRB के लिए CSS याद कर लेना। इसके टारगेट कस्टमर कौन से रहेंगे? छोटे किसान, कारीगर, आर्टिसन, जो छोटे छोटे लेवल पे ग्रामीण उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जो है बिल्कुल ही सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर्स। सर्विसेज जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, इन सब के लिए लोन दिया जाता है। ठीक है, सेविंग, करंट, ये सारे अकाउंट खुलवाए जाएंगे। वहाँ पे फिर फार्मर क्या कर सकता है? जो वो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है ना, वो अब उसको सेव कर सकता है। जो थोड़ा बहुत फार्मर जो है पैसा अर्न कर रहा है, उसको जो है अब ये क्या कर पाएगा? उसको जो है ये सेव कर पाएगा। इंश्योरेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, माइक्रो फाइनेंस, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे डील करेगा। समझ में आया एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग? अब बहुत हमारे छोटे छोटे बच्चे कुचे टॉपिक्स रह गए हैं, बहुत ही बच्चे कुचे, जो मुझे लगता है हार्डली 30-40 मिनट्स की हम एक और क्लास लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटे की एक और क्लास लेंगे, और उसमें मंडे को जो है हमारा ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विल गेट कंप्लीटेड। अंडरस्टूड बेटा? 4 क्लासेस हमारी इन टोटल अभी तक हुई हैं। 4 क्लासेस में किसी को कोई दिक्कत आई? 4 क्लासेस में कोई दिक्कत है बच्चे? बताओ। मेजरली पूरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कोर पता क्या था? फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने MSP कर लिया था, कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, MSP वाज द कोर। उसके अलावा इसमें दूसरा कोर क्या था हमारा? आज वाला एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, बाकी सब अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो बेसिक से हमने स्टार्ट किया था कि मीनिंग क्या होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, बाकी सब बेसिक्स हैं। MSP करके जाना एग्जाम से पहले। अच्छा, एक और होमवर्क लिख लो, होमवर्क, ये होमवर्क मंडे तक करके आना।
ये वैसे आपने किया होगा बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम, यू मस्ट हैव डन दिस। अगर नहीं किया है तो बस एक बार देख लेना। जो अलग अलग बच्चे ऑपरेशंस हुए थे ना एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, ऑपरेशंस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, ऑपरेशंस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया, समझ रहे हो किसकी बात हो रही है? बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे जिनको हमने कलर के हिसाब से, ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन रेड, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन व्हाइट, ऑपरेशन सिल्वर, ये सारे ऑपरेशंस जो है वो हुए हैं। ये सारे ऑपरेशंस आप एक अपनी नोटबुक पे एक पन्ना बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और वहां पे इन सबको लिखेंगे, ठीक है? कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते रह जाते हैं, एग्जामिनर वहां पे लड्डू क्वेश्चन पूछ लेता है और फिर हमें लड्डू क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों? दिमाग सारा हमने लगा दिया, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, मुश्किल मुश्किल चीजें करके जाएंगे। एग्जैक्टली जो भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हुए हैं हमने ऑपरेशन करके जो है उसको नाम दिया है। ऑपरेशन के आगे आपको बहुत सारी यहाँ पे ऑपरेशन वाइट, ग्रीन, ग्रे ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं ये आप मुझे कम से कम यहाँ पे 10 तो आपको याद होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 तो बच्चे याद होने चाहिए, 10 से 15 तो आपको याद होने चाहिए। याद है वैसे आपको? डू यू रिमेंबर दिस राइट नाउ? ऑपरेशन गोल्डन क्या है, ऑपरेशन सिल्वर क्या है, ऑपरेशन वाइट क्या है, ये सब याद है? अगर नहीं याद है एक लिस्ट बना लेना, उस लिस्ट को अपने स्टडी डेस्क पे पेस्ट कर लेना जहां बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है? जहां बैठ के पढ़ रहे हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको खुद से करनी है, ये होमवर्क मैं हमेशा दूसरे बैचेस में भी देती हूँ और होमवर्क से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक और होमवर्क जो आप खुद से करेंगे वो है स्टेट वाइज कौन कौन से एग्रीकल्चर में टॉप करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारा फर्स्ट या फिर सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे राइस प्रोडक्शन में कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में फर्स्ट नंबर पे वीट प्रोडक्शन में कौन है, शुगर प्रोडक्शन में कौन है, कॉफी प्रोडक्शन में कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आई थिंक अभी आप ही की डीपीपी में ये टेस्ट में दिया था ना, कॉफी प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहाँ से आता है भाई? 60% कर्नाटका से आ रहा है। राइस प्रोडक्शन का भी उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉमोडिटीज की प्रोडक्शन उनका कि कहाँ पे नंबर 1 पे है। और अगर बेहतर होगा कि अगर आप वर्ल्ड का भी देख के जाएंगे, मगर इंडिया का तो यू शुड नो भाई, इंडिया का तो पता होना चाहिए। क्लियर है? करके आओगे होमवर्क? उम्मीद रखूं तुमसे? फिर मैं उम्मीद इसलिए रख रही हूँ, फिर मैं सवाल करूंगी ना मंडे को, तो मुझे बताओ कि इतनी उम्मीद रखूं तुमसे, इतना पढ़ के आओगे? यस मैम, चलो आशीष ने बोल दिया यस मैम, ठीक है। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, आलोक ने भी बोल दिया यस, ओके। तो ये मंडे को, और हो सके जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, मंडे को लाइव क्लास में आना है ना। आपकी इस वाले ग्रुप में या इस वाले आपके इस बैच में मेरा सफ़र बहुत छोटा था, 4 से 5 क्लासेस ही हैं, तो लास्ट क्लास है ना। इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे आपकी तैयारी के बारे में, तैयारी कैसी चल रही है। तो कोशिश करना लास्ट क्लास को लाइव ज्वाइन करने की। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जो होमवर्क दिया है वो करके आना है, होमवर्क दिया है वो करके आना है, ठीक है। उसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल मुमताज़ मैम PW अगर आप सर्च करेंगे, किसी ने फेक भी क्रिएट किया है मेरे नाम पे, वो मेरा नहीं है, जिसमें आपको 3000 बच्चा दिखेगा, दैट इज़ माई ओन चैनल, ठीक है। वहाँ पे जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। MUMTAZ MAAM मुमताज़ मैम में AA अगर आप लिखेंगे बिना स्पेस के आपको मिल जाएगा।
ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो सुबह मैं इंजीनियर्स वाला पे करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, वहाँ पे आपको स्कैनर दिख जाएगा सुबह वीडियो खोलते ही। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके भी आप चीज़ें जो है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो बच्चे, एग्जाम से पहले किसी तरीके की दिक्कत हो, फील फ्री टू रीच आउट, है ना। एक गाइड की तरह आप जो है वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है। कोशिश करेंगे कि आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लें। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अब जाके जो है अपना रिवीजन कर लो, ठीक है।